हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। बेटा माइंड मैप के इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर को एक अच्छे से रिवीजन करते हैं, उसके बाद 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर से आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिनिमम 3 से 4 नंबर 100% मिलने वाले हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से मेजॉरिटी लेवल पर आते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस कोड को स्कैन करो या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए फिजिक्स बाय शैलेंद्र सर और अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को बोर्ड से रिलेटेड जो हेल्प मैं करना चाहता हूं वो हेल्प आपके तक पहुंच पाए। राइट, तो आज की क्लास में सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ईएम वेव क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जिस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहली बात आई सर, नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। बेटा वो जगह है जहां पर वो ऐसे रीजन्स जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती है, उस जगह पर एक करंट डेवलप होता है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज के फ्लो होने की वजह से नहीं होता है, ये जो करंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt के बराबर होता है। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इसके बाद अगर हम लोग एम्पियर्स लॉ की बात करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। तो उस नेट करंट के एक्सप्रेशन में बेटा दो तरह के करंट्स आ जाएंगे। पहला होगा कंडक्शन करंट, जो कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है। दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है। हालांकि न्यूमेरिकली देखा जाए तो दोनों की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, दोनों का नाम अलग है, दोनों के एप्लीकेशन की जगहें अलग है। अगर चार्ज वायर में फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्शन करंट है, दैट इज dq बाई dt, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन है जैसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो फील्ड लगातार चेंज हो रही है, तो ऐसे में जो करंट यहां पर डेवलप होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। हालांकि ये दोनों ही करंट अपने आसपास बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहां से ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कपल्ड फॉर्म में ऑसिलेट करते हैं और एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा। मतलब कहने का यह है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर होती है। किसी भी LC सर्किट के ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी का यही फॉर्मूला होता है। फिलहाल यहां पर यही दिखा रहे हैं कि अगर वेव को हम लोग मान लें कि वेव x डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी। इस तरीके का यहां पर माना जाता है। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ हमेशा एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है, ठीक है। दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जितनी ये टोटल एनर्जी लेकर शेयर करता है उसी एनर्जी का आधा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है और आधा मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम एज वेल, तो ये अपने साथ मोमेंटम भी ट्रेवल करता है। व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक द सरफेस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है ये उसके ऊपर सब कुछ प्रेशर भी क्रिएट करती हैं। फिर कह रहे हैं इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम t इज u, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इज u बाई c, यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर आई और उस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गई है तो उसने कितना मोमेंटम वहां पर डिलीवर किया है, दैट इज u बाई c। u क्या है, उसकी टोटल एनर्जी, और c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। इन दोनों के रेशियो से आपको मोमेंटम की वैल्यू यहां पर मिलने वाली है। इसके बाद बेटा आपसे बात कर रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट कराते हैं तो आखिर उसका नेचर कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म में होती हैं, यानी कि दोनों ही पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंडेंट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी लिखा है। ये जो kx माइनस ओमेगा टी है इसको फेज बोलते हैं, यानी कि जो फेज इलेक्ट्रिक फील्ड का है बेटा वही फेज जो है मैग्नेटिक फील्ड का भी है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब ये जो k है इसी k को एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं। इसी k को आपका मन है तो आप 2
पाई बाई लेमडा ऐसा लिख सकते हो। और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसी को 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी ऐसा भी लिखा जा सकता है। जैसे ही ये चेंजेस हम लोगों ने किए तो ये देखो एक फॉर्म बना और ये इसका दूसरा फॉर्म बना। ठीक है, तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म अपने दिमाग में रखो जिसमें के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 2 पाई बाई लेमडा और ओमेगा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होती है। दोनों का फेज सेम होता है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई में और मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में माना जाता है। अब बात यह है कि सर आपको कैसे पता, तो देखो वेव का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वेव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज अलोंग, यानी वेलोसिटी वेक्टर जो होता है दैट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, जो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा वही डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का। यानी कि अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है ना, तो अगर हम लोग वाई क्रॉस जेड करेंगे तो वो आई आएगा, यानी एक्स डायरेक्शन आएगा बेटा। तो इस तरीके से यहां पर डिसाइड किया जाता है कि किस डायरेक्शन में हमारा वेव ट्रेवल करने वाला है, दैट इज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो वेक्टर होता है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पर म्यू नॉट है उस मीडियम का परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम का परमिटिविटी यानी कि वैक्यूम का। अब अगर किसी मीडियम की बात कर लें तो यार म्यू और एप्सिलॉन लिख दिया जाएगा, यानी उस मीडियम का परमिएबिलिटी और मीडियम का परमिटिविटी। किसी भी मीडियम का ये जो परमिएबिलिटी म्यू होता है दैट इज इक्वल टू म्यू आर इनटू म्यू नॉट, जहां पे म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी और म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। सिमिलरली ये जो एप्सिलॉन है इसको के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जहां पे के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को एप्सिलॉन आर भी लिखा जा सकता है यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ये है स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम। यही फॉर्मूला आपका मैनिपुलेट होकर के बाद में बनता है v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट के टाइम्स म्यू आर, और इसी को बेटा बाद में बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो होता है वो उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी, इन दो चीजों पर बेटा डिपेंडेंट होता है। फिर यहां पर आपको एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी जो है वो दोनों के सम के बराबर है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है उसमें भी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी एनर्जी है, हालांकि दोनों में बराबर एनर्जी होती है, बट उन दोनों एनर्जीज का जब सम करोगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी निकल कर आती है। कोई भी ऐसी साइनोसोडल वेव होती है बेटा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर प्लस हाफ बी आरएमएस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का। दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी आपको यहां पर मिल जाएगा। हालांकि जो वैल्यू इतने पोर्शन की होती है वही वैल्यू इसकी भी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में है सेम वही एनर्जी डेंसिटी बेटा मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला देखो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने लाइट की पढ़ रखी है ये उन सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फिर कह रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन द सेम फेज, दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं। और यहां पर आपसे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो कई बार इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एम्पलीट्यूड दे देंगे, बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताओ, तो आपको फॉर्मूला सीधे सीधे लगाना है ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू सी। फिर इसके बाद बात आती है कि भाई स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम क्या होगा सर, तो किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो c बाई एन होती है, जहां पे n क्या है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c क्या होता है दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज प्रोपोगेटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। फिर आपसे यहां पर कह रहे हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों की वैल्यू जो है सेम होती है। इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर। यानी कि ऐसा वेक्टर जो हमारी आंखों को अफेक्ट करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है वैसे भी बहुत कम होता है, जो हमारी आईज में कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। किसी भी फोटोन की एनर्जी होती है बेटा hc बाई लेमडा, उसका मोमेंटम होता है u बाई सी के बराबर। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराएंगे तो उस सरफेस पर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसकी भी वैल्यू आप u बाई सी करके निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का मतलब हो गया कि अगर वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करेगा, यानी ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे इन्होंने बताया कि ये जो के वेक्टर है इसी को प्रोपगेशन वेक्टर कहते हैं, यानी वेव की प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग दिस वेक्टर। ठीक है, सो दैट इज अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस करोगे तब आपको वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब यहां पर अगला कॉन्सेप्ट आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बोर्ड एग्जाम में 100% बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पढ़ने और समझने की कोशिश करिएगा, उन्हीं से क्वेश्चन जो है जनरली बनाया जाता है। फिलहाल यहां पर देखो हमसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका पूरा का पूरा यहां पर सीक्वेंस दिया है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। सभी का वेवलेंथ रेंज पता है, सभी का फ्रीक्वेंसी रेंज पता है, इनको लिख लिख करके बेटा प्रैक्टिस करो, याद करिएगा। सबसे पहले रेडियो वेव, इनके बारे में पढ़ो। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी इनकी जो है वो सबसे कम होती है। तो इनका वेवलेंथ रेंज देखो 600 मीटर से 0.1 मीटर है, और इनका जो वेवलेंथ है, सॉरी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ट्ज तक होती है, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। सोर्स क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर और ऑसिलेटिंग सर्किट, यानी एलसी ऑसिलेशन वाला जो सर्किट है या किसी कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेटेड मोशन होता है। प्रॉपर्टीज देखो, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन को शो करते हैं। इसका यूज है रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में, साथ साथ रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज किया जाता है। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया रेडियो एस्ट्रोनॉमी में जो वेव यूज होती है उनकी प्रॉपर्टीज बताओ, उनका वेवलेंथ बताओ, उनका फ्रीक्वेंसी बताओ। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में नाम से क्लियर है रेडियो वेव्स यूज होता है, लेकिन अगर आपको उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद नहीं होगा बेटा तो कैसे लिखोगे, यानी कि ये रेंज बेटा आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ये रेंज जो है वो याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं दे आर ईएम वेव्स। अगला है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ऐसे होते हैं जिनका जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से थोड़ा सा कम होता है। तो ये वेवलेंथ रेंज है इसका, ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। देखो फ्रीक्वेंसी पहले से थोड़ी ज्यादा है। सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग करंट इन द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स या फिर गन डायोड्स। प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ दे कैन ट्रेवल एज अ बीम ऑफ सिग्नल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बीम के रूप में किसको ट्रेवल करा सकते हो, तो दैट इज माइक्रोवेव्स, राइट। माइक्रोवेव का यूज देखो क्या है, कई बार पूछा गया है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन सा वेव यूज करते हैं भाई, सो दैट इज माइक्रोवेव। इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये भी पूछा गया है कि सैटेलाइट में कौन सा यूज कर रहे हो रेडिएशन, तो पता चला माइक्रोवेव्स का यूज है। बाकी माइक्रोवेव अवन में तो इसका यूज होता ही है, वो तो उसके अपने नाम से ही क्लियर है। तो इसके जो एप्लीकेशन है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सोर्स क्या है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे ये जनरेट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हो गया हमारा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स देखो क्या है, इन्हीं को हीट वेव्स भी कहा जाता है या इन्हीं को थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर हीट है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, also carbon dioxide, ammonia molecule present in different materials readily absorb IR radiations, increase the thermal motion and hence heat up the material and their surrounding। यानी जिन मटेरियल्स में वाटर प्रेजेंट है, जिनमें अमोनिया प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को ये हीट अप करने का काम करता है, तो वो जो सब्सटेंस हमारा है वो अंदर से हीट हो जाता है। वेवलेंथ रेंज गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, उसके बाद सोर्स बता रहे हैं हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि हॉट बॉडीज से कौन सी वेव्स निकलती है, आईआर रेडिएशंस। प्रॉपर्टीज है देखो, हीटिंग इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, प्रोपगेशन थ्रू फॉग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि फॉग में कौन सा वेव प्रोपगेट कर सकता है, तो वो आईआर वेव्स होता है, इसीलिए फॉग में जो कैमरे यूज किए जाते हैं वो आईआर कैमरेज होते हैं। ठीक है, फिर इसका यूज बता रहे हैं देखो, रिमोट कंट्रोल जो होता है आपकी टीवी वगैरह में जो लाइट निकलती है ना रेड कलर की, ठीक है, तो वो टीवी या रिमोट वीसीआर इन सब के रिमोट से जो लाइट निकलती है वो आईआर
ट्रांसमीटर होता है। ग्रीन हाउस में भी इसका यूज किया जाता है। हेज फोटोग्राफी, यानी कि वही वाली बात आ गई कि भाई फॉग वगैरह में अगर हमें फोटोग्राफी करनी है तो वहां पर भी हम आईआर कैमरा यूज करेंगे। इंफ्रारेड लैंप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, यानी कि मसल्स के पेन में भी इसका यूज होता है। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स ऑन द एंशिएंट वॉल्स, यानी पुरानी वॉल्स पर जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ने के लिए आईआर का यूज किया जाता है। इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए भी बेटा आईआर का यूज किया जाता है। तो ये जो यूजेस है ना भाई, इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ो, अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करो कि किसका एप्लीकेशन, किसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है। फिर आती है तुम्हारी विजिबल लाइट, जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है। तो विजिबल लाइट सिंपल है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ लो इसका, ठीक है। यूजेस में क्या है, इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हम लोग देख पाते हैं। फोटोसिंथेसिस जैसी केमिकल रिएक्शन इसकी वजह से होती है। अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज ऑफ फॉर द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हमको यहां पे दिया है कि भाई वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरा विबग्योर का पैटर्न है बेटा, ठीक है। वायलेट जो है इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, जबकि रेड का वेवलेंथ जो है वो 700 या 750 नैनोमीटर के आसपास होता है। कहने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में ये सीक्वेंस होता है विबग्योर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये सीक्वेंस विबग्योर। फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की बात कर रहे हैं, इसका जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेंज आपको याद करना पड़ेगा। सोर्स क्या है, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, आर्क्स ऑफ आयरन एंड मर्करी एंड द सन, यानी सन से भी आपको यूवी रेडिएशन मिलता है, सबको पता है। इसके अलावा हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसका इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे फ्लोरेसेंस, आयोनाइजेशन, हाईली एनर्जेटिक है, टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन, सबको पता है कि भाई टैनिंग हो जाती है सनलाइट में जाने पर, राइट। तो वो इसी अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेडिएशन की वजह से ही होता है। यूजेस देखो बेटा, फूड प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूवी रेडिएशंस का यूज होता है, ठीक है। इनविजिबल राइटिंग्स, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स या फिंगरप्रिंट्स को पढ़ने के लिए भी यूवी रेडिएशन या पीछे आईआर का भी यूज कर रहे थे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी आप आईआर या फिर यूवी दोनों का आप स्टडी करते हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं अल्ट्रावायलेट लाइट इन द लार्ज क्वांटिटी हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, बट फॉर्चुनेटली, है ना, वी हैव, मतलब ओजोन लेयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो ओजोन लेयर होता है वो सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा एक्सरे। एक्सरे मेडिकल पर्पस में यार काफी ज्यादा यूज होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप इसकी लर्न करिए। सडन डिसेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय मेटल टारगेट, यानी इलेक्ट्रॉन जो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं उनके रास्ते में अगर कोई मेटल टारगेट आ जाता है, मेटल आ गया, कोई रास्ते में रुकावट आ गई, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट करते हैं वेव्स, वो हमारी एक्सरेज होती हैं, ठीक है। उनके कई सारे इफेक्ट्स हैं, आप पढ़िएगा। यूजेस एक्सरे का इंपॉर्टेंट है भाई, मेडिकल डायग्नोसिस में हड्डी वगैरह का एक्सरे कराया जाता है, सबको पता है। इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर पढ़ने में भी एक्सरे का यूज होता है बेटा। इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, क्रैक्स और फॉल्ट्स और होल्स इन फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट्स, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी में भी एक्सरे का यूज किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। रेडियोथेरेपी में रेडियो वेव्स यूज नहीं हो रही हैं, एक्सरे यूज हो रहा है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट। तो इसको भी अच्छे से आप लोग जो है याद करो, पढ़ो। फिर आता है गामा रेज। गामा रेज आर द मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ इनका सबसे कम होगा, तो आप पढ़ो, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दिया है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से आपको ये मिलता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में मिलता है। कोबाल्ट 60 जो है वो प्योर गामा रेज सोर्स होता है, तो ये पूछा जा सकता है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, पूछा जा सकता है। यूजेस क्या है देखो, रेडियोथेरेपी में इसका भी यूज किया जा रहा है गामा रेज का, राइट। फिर आपसे कह रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम एथीन, है ना, एथिलीन से पॉलीथीन बनाने के भी काम में आता है। टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ भी यूज होता है, ठीक है। एंड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। देखो एटम के स्ट्रक्चर के लिए इसके पहले वाली वेव्स यूज हो रही थी, बट न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर के लिए आप गामा रेस का जो है स्टडी करते हो, गामा रेस का यूज आप जो है करते हो। तो इस तरीके के देखो इसके जो एप्लीकेशंस है, इसका जो सोर्स यानी कि जो प्रोडक्शन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये चीजें बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी है। तो ये तो था चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कि इस चैप्टर में क्या क्या था आपके पास, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब आइए 2024 में पूछे गए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे 4 रीजन्स में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है। हमसे कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट उन्हीं रीजन्स में होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, वो भी ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोजीशन और टाइम पर डिपेंडेंट है। ये दोनों केवल पोजीशन
पर डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट ही है, तो हमको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंडेंट हो, यानी कि केवल और केवल पहला वाला ही रीजन ऐसा है जहां पर आपका ईएम वेव प्रोड्यूस हो सकता है या आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और सेम टू सेम इस क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल है, आपकी बुक में मिल जाएगा, इसको आप पढ़िएगा, राइट। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेम फेज में होते हैं बेटा और परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फेज सेम है और दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो 1 नंबर में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रोड्यूस्ड एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द वेवलेंथ इन द रेंज 25 mm टू 5 mm वाज। देखो 25 mm से 5 mm का जो वेव होता है, पहली बात वो माइक्रोवेव्स है, और माइक्रोवेव का जो डिस्कवरी किया था वो जगदीश चंद्र बोस ने किया था, वो भी 1894 में, 1894 में जेसी बोस ने इसका डिस्कवरी स्टार्ट कराया था, राइट। तो इस बात को समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कई जगहों पर गलत दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द वेवलेंथ 10 नैनोमीटर आर। देखो 10 नैनोमीटर का मतलब वो कौन सी वेव है, यूवी रेडिएशंस है, क्योंकि वो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होता है यूवी रेडिएशंस का वेवलेंथ रेंज, ठीक है। तो 10 नैनोमीटर है तो उसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज की कैटेगरी में डालेंगे। फिर अगला देखो, फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन का थ्योरेटिकली आप लोग एक्सप्लेनेशन अपनी किताब में देखिए, एज इट इज आपको आपकी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर कह रहे हैं वेल्डर्स जो होते हैं वो किस तरह की रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा पहनते हैं, तो बेटा वो भी हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। जब वेल्डिंग होती है ना तो उसमें से भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलता है, उससे बचने के लिए ही वो लोग काले कलर का चश्मा पहन लेते हैं। फिर आपसे कह रहे हैं ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पर हमें फिर से ऐसा ही कोई वेव चाहिए भाई जो कि पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंडेंट हो। तो पोजीशन और टाइम पर डिपेंडेंट केवल और केवल थर्ड वाला रीजन है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैंने कहा भी था गामा रेडिएशंस की होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है। तो गामा रेज जो है वो यहां पर बिल्कुल हमारा सही है क्योंकि इसी की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब इस तरह का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इस चैप्टर में, चांसेस कम होते हैं बट फिर भी यार 2024 बोर्ड एग्जाम में एक पेपर में एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 6.3 cos 1.5 y प्लस 4.5 इंटू 10⁸ t आई कैप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा वो किस डायरेक्शन में है बेटा, आई कैप में है। हमसे कह रहा है वेवलेंथ बता दो और फ्रीक्वेंसी बता दो। तो सबसे पहले बेटा आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, E बराबर E0 cos k y प्लस ओमेगा टी, यानी कि जो k है वो 1.5 के बराबर है, तो k की वैल्यू 1.5 होने का मतलब 2 पाई बाई लेमडा 1.5 है, लेमडा 2 पाई अपॉन 1.5 हुआ, तो यहां से देखो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। अब कंपेयर किया तो ओमेगा जो है वो 4.5 इंटू 10⁸ आया, ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है या इसी को 2 पाई एफ भी बोलते हैं। तो यहां से आप लोग सीधे सीधे बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हो, तो यहां से सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। फिर हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव। देखो E0 अपॉन B0 C के बराबर है, तो B0 जो होता है बेटा वो E0 बाई C होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो कि 6.3 है हमारा, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। फिर हमसे कह रहे हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बिल्कुल सेम होगा, B0 cos समथिंग, राइट। अब सारा खेल बस ये इसका डायरेक्शन का खेल है। तो यार देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, ये हमें सोचना है। और वेव किधर की तरफ जा रही है, y डायरेक्शन में जा रही है, और जब भी कभी बीच में प्लस हो तो समझ जाना वेव निगेटिव y डायरेक्शन में जा रही है। निगेटिव वाई डायरेक्शन में बेटा वेव हमारी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स डायरेक्शन में है, वेव नीचे की तरफ जा रही है, वेव नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बेटा होना चाहिए, ठीक है। इस इक्वेशन को देख करके ये समझ में आता है, अगर कभी भी इक्वेशन जैसे ऐसे लिखी है कि भैया E बराबर E0 कॉस या साइन जो भी यहां लिखा है kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है बेटा। अगर बीच में x लिखा है इसका मतलब वेव x डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी अगर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब वेव माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है। बट यहां पर क्या है, यहां पर y लिखा है और प्लस लगा है, इसका मतलब वेव किधर जा रहा है, वेव माइनस y डायरेक्शन में जा रहा है।
इस इक्वेशन को देखकर समझ में आया वेव जो है माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेव नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। अब तुम सोचो किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को होना चाहिए, ठीक है, तो वेव की डायरेक्शन में थंब को कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिंगर्स की डायरेक्शन में करो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तुम्हारी तरफ, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स बेटा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब जेड डायरेक्शन यानी कि के कैप, इसलिए मैंने यहां पर के कैप लिखा है। यानी ई क्रॉस बी अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा वेव का डायरेक्शन आना चाहिए, और वेव निगेटिव वाई है यानी नीचे की तरफ है बेटा, तो ई क्रॉस बी किया, नीचे की तरफ आना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स हो, बाहर की तरफ हो। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी कितने नंबर का था बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन था। यानी इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा आसान लगता है इन कंपैरिजन टू स्पेक्ट्रम का कोई ऐसा क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल जो हमें रटा नहीं है, राइट। स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस रटने वाले हैं, अगर रटा है तो एकदम आराम से बिल्कुल सही आंसर आप दे देंगे, नहीं रटा है तो भाई गलत हो सकता है, वहां पर फिर गड़बड़ है मामला। कह रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द फ्रीक्वेंसी दिस हर्ट्ज आर, ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा किसका होता है, गामा रेडिएशन का होता है, इसलिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज को बिल्कुल से रट डालिए एकदम, है ना। फिर आता है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एंड द पर्टिकुलर मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कह रहे हैं वाई डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो यार वही बात आ गई, ई क्रॉस बी जो है वो वेव का डायरेक्शन होना चाहिए। वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है यानी वेव ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, तुम्हारी तरफ यानी कि जेड डायरेक्शन में। तो लिखा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, वो भी इन फेज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं भाई, तो सीधी सी बात है। कह रहे फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सेम क्वेश्चन आ गया, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस बेटा नहीं होता है, जीरो फेज डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। कह रहे नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका यूज किया जाता है। अब देखो एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट में रेडियो वेव यूज कर रहे हो, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन द बोन्स एक्सरे, मस्कुलर स्ट्रेन के लिए आईआर वेव्स का आप लोग यूज करते हो। हमसे कह रहा है वे भी बताओ पहले तो कौन सा वेव है और उसका वेवलेंथ का रेंज भी बताओ। तो अब ये याद करने वाली बात आ गई कि भाई इनका वेवलेंथ रेंज आपको लिखना है, तो आप लिखिए इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज इट इज जो आपको पढ़ाया गया है बैचेस में वही आएगा। फिर अगला है देखो फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इसको आप पढ़िए। फूड आइटम्स माइक्रोवेव अवन में कैसे काम करता है, इसको आप पढ़िएगा, एकदम थ्योरेटिकल चीज है, 2 लाइन 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन आप इसका दीजिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज टू प्योरीफाई वाटर, वाटर में बेटा आपने पढ़ा होगा यूवी यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट है ना, यूवी रेज का यूज होता है। फिर अगेन यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, इसको आप पढ़िए। हीट वेव्स कौन सी होती है भाई, माइक्रोवेव्स होती है। ओजोन लेयर कौन एब्जॉर्ब करता है, तो ओजोन लेयर जो है वो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। फिर उन्होंने कहा कि पहले तो ये स्पेक्ट्रम का नाम बता दो, फिर सभी के एक एक मेथड लिख दो कैसे प्रोडक्शन और डिटेक्शन होता है, इनका प्रोडक्शन बताओ कैसे कैसे होता है और इनका डिटेक्शन कैसे होता है। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी बताए गए थे। अगेन स्टॉप्ड बाय फेस मास्क वॉर्न बाय वेल्डर्स, तो वेल्डर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रोकने के लिए ही फेस मास्क पहनते हैं, ठीक है। अर्थ सैटेलाइट में आईआर रेडिएशन, शॉर्ट वेव हैंड कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उनको काफी डिस्टेंस तक हम लोग ट्रेवल करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक एक नंबर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ तुमसे 2 से 3 नंबर का भी कोई क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, यानी कि इस चैप्टर का जो टोटल पोटेंशियल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वो लगभग 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। छोटा चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, 4 से 5 नंबर का आएगा, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये माइंड मैप सेशन ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा इस चैप्टर के बारे में समझने के लिए, है ना। और सभी लोग बेटा इस चैप्टर को लर्न करो, प्रैक्टिस करो। मिलेंगे अगले माइंड मैप लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आप सभी को कैसा लगा।